एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 9th की सोशल साइंस में ज्योग्राफी के एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। आज हम पॉपुलेशन का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे। इसके पहले इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सारी डिटेल आपको बताई है। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यू और एमसीक्यू सारा कुछ आपको पढ़ाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारा कुछ कराया है। अगर आपने अभी तक ये सारे लेक्चर अटेंड ना किए हों तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे जाइए और वहां से फटाफट से सारे लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए। और आज के सेशन को कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन के सेशन को फटाफट से ज्यादा लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज अपन जनसंख्या का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चलिए तो सबसे पहले इसके अपन परिचय को देख लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें सीखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, उन सब के बारे में हम परिचय के जरिए जानेंगे। तो चलते हैं परिचय की तरफ, यानी कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है सबसे पहला टॉपिक है जो अपना, वो है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अपन इसमें पूरी की पूरी भारत की जनसंख्या की बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या की वर्तमान क्या स्थिति है और कब से ये जनसंख्या का काम चालू हुआ था, किस तरीके से जनसंख्या को गिना जाता है, यानी कि जनगणना करी जाती है। जनगणना क्या होती है, किस तरीके से करी जाती है। इतिहास की बात करेंगे जनसंख्या की, इतिहास में कब से भारत में जनगणना का कार्यक्रम चालू हुआ था। तो सबसे पहले जनसंख्या का आकार एवं वितरण की बात करेंगे कि भारत की जनसंख्या का आकार कितना है, कितनी जनसंख्या और कितने क्षेत्र में ये फैली हुई है, जिसमें घनत्व के आधार पर भारत का जनसंख्या वितरण जानेंगे और जनसंख्या वृद्धि की दर को या जनसंख्या वृद्धि की गति को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो है जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, कैसे हम नापते हैं। तो सबसे पहली बात जो उसमें आती है वो आती है आयु संरचना को लेके। आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को किस तरीके से विभाजित किया गया है, कितनी कितनी आयु के कितने व्यक्ति भारत में वर्तमान में निवास करते हैं, जैसे कि कितनी जनसंख्या जो है बच्चों की है, कितनी युवा वर्ग की है, कितनी किशोर वर्ग की है, या फिर कितनी वृद्ध या वरिष्ठ जन की जनसंख्या है। उस आधार पर हम आयु संरचना को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो को। लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो जेंडर रेशियो यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भारत में जेंडर रेशियो या लिंग अनुपात कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। साक्षरता दर के बारे में जानेंगे। साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट साक्षरता क्या होती है, साक्षरता दर को मापने के क्या पैमाने हैं, कितनी आयु या कितनी आयु से अधिक का व्यक्ति जो है साक्षर कहा जाता है, इस बारे में जानेंगे। कौन सा राज्य जो है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा साक्षर है, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम साक्षर है, इस बारे में जानेंगे। और भारत की साक्षरता दर है कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं और कितने प्रतिशत ओवरऑल जनसंख्या भारत की साक्षर है। उसके बाद हम जानेंगे व्यावसायिक संरचना के बारे में। जी हाँ, व्यावसायिक संरचना यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के इन 3 क्षेत्रों में व्यावसायिक संरचना किस तरीके से है, कितने प्रतिशत जनसंख्या किस क्षेत्र पर आर्थिक रूप से निर्भर करती है, इस बारे में जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में, जनसंख्या के स्वास्थ्य के बारे में और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, भारत को पूरा स्वस्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे
भारत की किशोर जनसंख्या के बारे में, किशोर जनसंख्या की समस्याओं के बारे में, और उसके बाद आखिरी में हम जानेंगे भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में किए गए प्रयास यानी कि जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब आई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान थे, क्या प्रोविजंस थे, उनके बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हमारा ये होता है क्या, जनसंख्या का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का एक पहला पार्ट की इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ये बात हो गई परिचय की, इंट्रोडक्शन की बात हो गई, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। इतने सारे पॉइंट्स को हमें इस चैप्टर के अंतर्गत कवर करना है। चलिए तो शुरू करते हैं अब। जनसंख्या का आकार एवं वितरण की अब हम बात करें, जनसंख्या का आकार और वितरण की बात करें तो मानव जो है, ठीक है, मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं। कौन? मानव, हम और आप, ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है संसाधनों का उपयोग और निर्माण तो करते हैं, निर्माण भी करते हैं और उपयोग भी करते हैं, यानी कि उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी है मानव। वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं, अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं, निर्माण करते हैं, लेकिन मानव भी स्वयं एक संसाधन है, ठीक है। अब देखें भाई, सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या का एक आधारी तत्व है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या का क्या है? एक आधारी तत्व है। जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। क्या बात कही गई है कि सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या जो है एक आधारी तत्व है, यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व जो है ज्ञात किए जाते हैं। उसके आगे देखें कि मानव जो है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। जी हाँ, निर्माण भी करता है, उत्पादन यानी कि निर्माण भी करता है और उपभोग यानी कि उपयोग भी करता है, यानी कि मानव उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की भूमिका निभाता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक देश की जनसंख्या का आकार और वितरण कैसा है, जिसे मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, जो मानव संसाधनों का उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है, यानी कि स्वयं उत्पादक है और स्वयं उपभोग भी है, उपभोगकर्ता भी है, उपभोक्ता भी है। तो उस मानव संसाधन का, उस जनसंख्या का, एक देश की जनसंख्या का आकार और वितरण कैसा है। तो ये तो बात हो गई बेसिक सी अपनी। अब देखें क्या कहलाती है जनगणना, ठीक है, जो अपना चैप्टर है वही तो वो जनगणना कहलाती क्या है, किसे जनगणना कहा जाएगा। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है, जनगणना। पहली लाइन क्या कही गई है कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। एक निश्चित समय अंतराल यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जो है भारत में जनगणना करी जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात यानी कि एक निश्चित समय अंतराल तय किया गया है, और वो कितना तय किया गया है, वो तय किया गया है 10 वर्ष। और भारत में सबसे पहले इतिहास की बात करें कि भारत में सबसे पहले जो है 1872 में जनगणना करी गई थी। जब भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना करी गई थी तब हम पर ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो उस समय 1872 में जब पहली बार जनगणना करी गई थी, उस समय किसका शासन था भाई? उस समय लॉर्ड मेयो का शासन हुआ करता था। उसके बाद देखें भारतीय जनगणना जो है, भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करती है। भाई जनगणना का चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो भारतीय जनगणना है हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित हमें पूरी जानकारी प्राप्त करती है। देश की जनसंख्या से संबंधित कौन कौन सी जानकारी हो सकती है कि भाई हमारे देश की जनसंख्या में आयु संरचना कैसी है, किस किस आयु वर्ग के कितने व्यक्ति भारत में है जनसंख्या में। उसके बाद
जेंडर रेशियो क्या है, लिंग अनुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। जन्म दर, मृत्यु दर की भी बात पता चलती है, यानी कि जन्म दर क्या है, प्रति 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि जन्म दर कितने बच्चे प्रति 1000 बच्चों पर जीवित बचते हैं और कितनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु दर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, मृत्यु दर, ऐसे ही कई सारे पैमाने, साक्षरता दर, स्वास्थ्य, इतनी सारी चीजें जो है हमें किसके माध्यम से पता चलती हैं, हमारे देश की जनगणना के माध्यम से पता चलती हैं। तो भारतीय जनगणना जो है हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करती है और जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है। भाई वो 3 प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, जनसंख्या से संबंधित वो 3 प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा भाई जनसंख्या का आकार और वितरण, जनसंख्या का आकार कितना है और कितने क्षेत्रफल पर वो जनसंख्या फैली हुई है, कितने क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, एक ये बात हो जाएगी भाई, एक ये सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या होगा भाई, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कितनी दर से हो रही है, प्रति वर्ष कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ती है, 10 साल में जब जनसंख्या होती है तो कितने प्रतिशत जनसंख्या, नई जनसंख्या का निर्माण होता है। और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि जब 10 साल के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जनसंख्या से संबंधित 10 साल के आंकड़े जब हमारे सामने आते हैं तो हमें जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है, क्या जनसंख्या कम होती हुई दिखाई देती है या जनसंख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है। उसके बाद जानेंगे जनसंख्या के गुण और विशेषताएं, जनसंख्या के क्या गुण हैं और क्या विशेषताएं हैं। तो ये सारे जो 3 प्रश्न हैं वो हमारे सामने निकल के आते हैं, किससे, जनसंख्या से संबंधित। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और इन सारे सवालों का जवाब भी अपन जानेंगे। अब शुरू करते हैं अपन भाई भारत की जनगणना से। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ ही मिनट पहले कि भारत में सबसे पहले जो है 1872 में जनगणना करी गई थी। कब करी गई थी भारत में सबसे पहले? 1872 में जनगणना करी गई थी। तो किसके शासनकाल में की गई थी भाई, किसके शासनकाल में की गई थी? मैंने आपको बताया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में करी गई थी। फिर बात आती है 1881 की। तो 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। कब? 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर कितने, प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना करी जाती है। तो नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी भाई? 1881 से जब शुरू हुई थी तो नियमित जनगणना जो है वो शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई थी। चलो भाई तो काफी सारी चीजें पता चलती हैं यहाँ से। पहला सवाल है भाई, पहला सवाल क्या है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब करी गई? तो 1872। किसके शासनकाल में करी गई? तो लॉर्ड मेयो। दूसरा सवाल आता है भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? क्या? नियमित जनगणना। तो कब? 1881। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्लियर हो गई बात? 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, 1881 में संपूर्ण एवं नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, चलिए तो अब बढ़े आगे देखते हैं। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर वितरण। अब हम जानेंगे कि भारत की जनगणना है कितनी, जनसंख्या है कितनी और संख्या के आधार पर किस तरीके से उसका वितरण किया गया है। तो मार्च 2011 तक की अपन बात करें, 2011 तक की जनगणना की बात करें तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी भाई? 121 करोड़ थी। 121 करोड़ थी, यानी कि इतने लाख थी। 1 to 1.06 लाख थी, यानी कि 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भाई? जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यानी कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या है 100% में से 17.5% जनसंख्या सिर्फ भारत की ही है। और वर्तमान की हम बात करें, ये तो बात हो गई भाई 2011 की, लेकिन वर्तमान आंकड़ों की हम बात करें, 2023 तक के आंकड़ों की बात करें, चूंकि नियमित
नियमित अंतराल यानी कि 10 वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना होती है। तो 2023 तक की हम बात करें तो भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच चुकी है भाई? 2023 की हम बात करें तो 2023 में जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है। कहाँ की भाई? भारत की जनसंख्या। और इसी के चलते भारत जो है पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर आ पहुंचा है, जबकि 2011 की जनगणना तक चीन जो है प्रथम स्थान पर था। भाई भारत ने जो है चीन को भी जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है। तो मार्च 2011 तक कितनी थी? 121 करोड़, यानी कि 1 लाख। ठीक है, 2023 की बात करें तो 140 करोड़ पर पहुंच चुकी है और जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। तीसरी बात करें तो विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है भाई? 17.5% है क्या भारत की जनसंख्या। अब देखें जो 121 करोड़ लोग हैं भाई, जो 121 करोड़ लोग हैं भारत के, वो कितने क्षेत्रफल पर रहते हैं भाई? इतने क्षेत्रफल पर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग अपन बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जितना कि भारत का क्षेत्रफल है। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या निवास करती है भाई? पहले 121 करती थी, 121 करोड़ करती थी 2011 तक। अब उतने ही क्षेत्रफल पर 140 करोड़ जनसंख्या जो है निवास करती है। और भाई ये जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के स्थलीय भूभाग का कुल कितना प्रतिशत है भाई? वो 2.4% है। कंसेप्ट क्लियर हुए या एक बार और बताऊं? एक बार और सारा कुछ आपको रीड करके बताती हूँ, सब चीजें समझ में आ जाएंगी भाई। यहां तक की बातें क्लियर थी, वितरण की बात कर रहे थे। मार्च 2011 तक की बात करें अभी तो मार्च 2011 तक में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1 to 1.06 लाख, यानी कि 121 करोड़ थी। ठीक है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? 17.5%। ठीक है, 2023 की बात करें 140 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। चीन को पछाड़ के भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर जनसंख्या के मामले में पहुंच चुका है। आगे की बात करें भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है? सभी को पता है। जब आपने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा होगा तभी आपको भारत का क्षेत्रफल पता लग गया होगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल है। उस पर पहले मार्च 2011 तक कितनी जनसंख्या निवास करती थी? 121 करोड़। लेकिन अब क्षेत्रफल तो भाई साहब उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा, भारत की सीमाएं तो चौड़ी नहीं हो जाएंगी। ठीक है, और उतने ही क्षेत्रफल पर अब कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भाई? 140 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ये बातें क्लियर हो गई। अब जो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, वो विश्व के स्थलीय भूभाग का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब बढ़े आगे इसको आप मैं इसके जरिए भी समझ सकते हैं। ठीक है यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात कर लें भाई। नीचे वाला आप देखें, नीचे वाली इमेज देखें तो ये पूरे विश्व का पूरा क्षेत्रफल 100% है, 100% है। ठीक है, 100% है। यहाँ पे देखें भाई 2.4 इतना भाग जो है भारत का है भाई। कितना क्षेत्रफल है भारत का? 2.4 और बाकी का 97.6% शेष विश्व है। तो भारत का क्षेत्रफल तो कम है, लेकिन कम क्षेत्रफल पर ज्यादा जनसंख्या निवास कर रही है भाई। कितनी? 17.5%। अब भाई देखें 17.5% जनसंख्या 2.4% क्षेत्रफल पर निवास कर रही है। 17.5% जनसंख्या कुल विश्व का है। ठीक है, कुल विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है और बाकी पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में 82.5% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर हो गई ये सारी बातें? जनसंख्या का वितरण हो गया ये। ठीक है, अब देखें अब हम जानेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी अपन देखें तो 19,92,81,477 है। कितनी है? 19,92,81,477 है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का जो है 16% हिस्सा जो है निवास करता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात हो गई, जो कि है उत्तर प्रदेश। अब सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की हम बात करें, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। जी हाँ, जहां की कुल आबादी जो है 6,76,088 है। ठीक है तो ये हो गई भाई किसकी बात? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे अधिक वाला हो गया अपना उत्तर प्रदेश और सबसे कम वाला अपना हो गया सिक्किम। चलिए दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है, जहां लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। कहां पे भाई? लक्षद्वीप में सिर्फ कितने? 60,000 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, यानी कि भारत की आधी आबादी 50% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में निवास करती है और बाकी की 50% अन्य राज्यों में। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से राज्य सबसे बड़े हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। एक बार और से मेरे साथ पढ़ना, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, या फिर आपसे जो है पूछा जाएगा कि इन राज्यों को जनसंख्या के क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए या आरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद बात आती है आंध्र प्रदेश की। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब देखें भाई जनसंख्या वितरण की अब हम बात करें। ठीक है, इस डायग्राम के पाई चार्ट को बहुत अच्छे से देखना, यानी कि किन किन प्रदेशों में कितने कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है निवास करती है। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि भारत की 50% जनसंख्या जो है, कितनी? भारत की 50% जनसंख्या जो है मात्र 5 राज्यों में निवास करती है और बाकी की 50% अन्य 23 राज्यों में निवास करती है। चलिए तो जान लेते हैं। सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल नजर आ रहा होगा, जहाँ पे 16% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखें तो 9% जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है। उसके बाद देखें तो बिहार में भी 9% जनसंख्या जो है निवास करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 8% और आंध्र प्रदेश में जो है 7% जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये अपना 6% जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में। तमिलनाडु में भी 6% और राजस्थान में भी 6%। कर्नाटक और गुजरात की बात करें तो दोनों में 5-5% जनसंख्या निवास करती है। फिर उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, इन चारों राज्यों में 3-3% जनसंख्या निवास करती है। और पंजाब और छत्तीसगढ़ और हरियाणा, 3 राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2% जनसंख्या निवास करती है। और वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 1-1% जनसंख्या जो है निवास करती है। और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 2% जनसंख्या जो है निवास करती है। तो ये तो बात हो गई भाई जनसंख्या के वितरण की अलग अलग राज्यों में कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है, जिसमें हमने जाना कि भारत के मात्र 5 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में 50% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े भारत के राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार,
और उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, और बाकी के 23 राज्यों में जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 50% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या का वितरण हो गया अपना। अब आती है भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। क्या बात पूछी गई है? घनत्व के आधार पर जनसंख्या वितरण। भाई घनत्व क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी होता है। तो घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। क्या बात है भाई, घनत्व की परिभाषा क्या है? घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग या जनसंख्या घनत्व की अपन बात करें, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन बनती है प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाएगा? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कहा जाएगा। तो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था भाई साहब? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कब? 2011 की जनसंख्या की हम बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है भाई 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे ज्यादा है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? बिहार में निवास करती है। यानी कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है कि सबसे ज्यादा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर पर मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत के सबसे अधिक जनघनत्व वाले राज्य की बात करें तो वो है बिहार, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तीनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए, और जनघनत्व की या जनसंख्या घनत्व की क्या परिभाषा है वो भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? अब देखें भाई, अगली बात करें, अगले पॉइंट की बात करें तो असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। असम और प्रायद्वीपीय भारत के जो भी राज्य हैं उनका जनसंख्या घनत्व जो है बहुत कम है। पहाड़ी एरिया, पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनघनत्व को प्रभावित करती है। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण क्या है? क्योंकि असम और जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं वहां पे जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, ठीक है, कटे छटे हुए रास्ते हैं, पथरीले भूभाग हैं, ठीक है, मध्यम से भी कम वर्षा होती है, कम वर्षा होना, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी, यानी कि मिट्टी की जो हालत है वो छिछली है और मिट्टी भी जो है कम उपजाऊ है, उर्वरक शक्ति भी उसकी उतनी नहीं है। तो इन सब कारणों के चलते इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। ठीक है, अब देखें आगे, उत्तरी मैदानी भाग, उत्तर के मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व जो है बहुत अधिक है। भाई अपन ने इसके पहले कौन सा पॉइंट पढ़ा कि असम और प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं उनका जनसंख्या घनत्व कम है, उसके कारण को भी जाना। अब बात कर रहे हैं अपन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में, भौगोलिक स्थिति के अनुसार जनगणना या जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल, उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व जो है बहुत अधिक है। अब भाई क्यों है इन राज्यों का? क्योंकि यहाँ समतल मैदान है, क्योंकि यहाँ पे समतल मैदान है, ठीक है, एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में जो है वर्षा भी होती है।
उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण ये है कि समतल मैदान है, ठीक है, पहाड़ी एरिया नहीं है, समतल मैदान में जनसंख्या बहुत अच्छे से निवास कर सकती है। मिट्टी उपजाऊ है, यानी कि कृषि संबंधी जितनी भी आवश्यकता है वो आसानी से पूरी हो जाती है, अच्छी पैदावार होती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी हो जाती है। तो ये कारण है उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक होने की। ठीक है, चलो भाई यहां पे देखें, इस मैप के माध्यम से अब आप समझें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व को यहां पे दर्शाया गया है। ठीक है, देखें यहां पे बहुत गौर से देखें, जैसे कि सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं कि किस किस कलर का क्या महत्व है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे डार्क ग्रीन कलर को, आप देखें डार्क ग्रीन कलर जो है 250 से भी कम जनसंख्या घनत्व को दर्शा रहा है। जिन राज्यों में डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आप देखें भाई नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर पूर्वी तरफ मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और ये मिजोरम। ठीक है, इनका जनसंख्या घनत्व भाई कितना है, 250 से भी कम है, कम जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, उसके बाद आप लाइट ग्रीन कलर में देखें तो 250 से यानी कि 251 से 500 तक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि गुजरात, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और असम। ठीक है, यहाँ पर 251 से 500 तक जनघनत्व पाया जाता है। फिर आप बात करें येलो कलर की, ठीक है तो येलो कलर में जितने भी राज्य आपको दर्शाए गए हैं 501 से 750 तक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे पाया जाता है, जो कि है पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा का। उसके बाद आप बात करें ऑरेंज कलर की, ठीक है, ऑरेंज कलर में जो है 751 से 1000 तक जनसंख्या घनत्व है भाई, बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद हम बात करें लाल कलर की, ठीक है, एकदम लाल कलर की अपन बात करें तो यहाँ देखें भाई बिहार 1001 से भी अधिक है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो केरल में। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि कहाँ का जनसंख्या घनत्व किस राज्य का कितना कम है और कितना ज्यादा है। चलते हैं अब आगे चलिए, तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में अब हम बात करें। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया की अब बात करें, कैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है और किस तरीके से जनसंख्या में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। क्या बात कही गई है, जनसंख्या जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, आबादी की संख्या में, ठीक है, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है भाई। जनसंख्या में परिवर्तन या वृद्धि या कमी किस कारण से होती है? 3 कारण से होती है। पहला कारण जन्म, दूसरा कारण मृत्यु, तीसरा कारण जो है प्रवास। तो जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के कारण जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। अब देखें भाई, जनसंख्या वृद्धि की बात करें जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब होता है? तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर, किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्षों के भीतर किसी देश, राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? देखो, जनगणना जो है कितने समय अंतराल के बाद होती है? कि नियमित समय अंतराल, यानी कि 10 वर्ष के पश्चात जो है जनगणना का कार्य किया जाता है। ठीक है, उसमें जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं या वृद्धि होगी या कमी होगी। कुछ राज्यों में वृद्धि भी होगी, कुछ राज्यों में कमी भी होगी, कुछ उसके आधार पर तय किया जाता है कि पूरे देश की जनसंख्या पर क्या असर पड़ा। तो वर्तमान की बात करें तो भारत में तो जनसंख्या में वृद्धि ही दिखाई देती है, कमी तो दिखाई नहीं देती। तो 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन क्या दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को भी हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? एक होगी भाई सापेक्ष वृद्धि,
क्या होगी, एक होगी सापेक्ष वृद्धि और दूसरी बात करें तो प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, यानी कि हर वर्ष कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है जनसंख्या में या कमी हो रही है। ठीक है, तो दो बातें हो गई ये। अब देखें भाई निरपेक्ष वृद्धि क्या है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष और एक दशक यानी कि हर एक वर्ष, हर एक साल को मिला के 10 साल होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। बिल्कुल, हर साल जितनी जनसंख्या वृद्धि हुई और 10 साल में कुल कितनी हुई, तो वो क्या है, कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे कि 2011 की जनसंख्या, यानी कि 2000 में कितनी जनसंख्या थी, 2011 में कितनी जनसंख्या है, से घटाकर, यानी कि 2011 की जनसंख्या से 2011 की जनसंख्या से 2001 की जनसंख्या को जो है घटा दिया जाए तो हम निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ भाई 2001 में जहां जनसंख्या इतनी थी तो 2011 में बढ़कर इतनी हो गई। वहीं 2021 की बात पता हमें करनी हो तो 2021 की जनगणना में से 2011 की जनगणना को हम घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी जनसंख्या है। जैसे कि 2021 की बात करें तो 140 करोड़ है, यहाँ पे 121 करोड़ है, तो हमें पता लग गया कि भाई कितने प्रतिशत की दर से यहाँ पे हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो यानी कि 19 करोड़ जनसंख्या जो है हमें बढ़ती हुई नजर आती है वर्तमान आंकड़ों में। तो इस तरीके से हम पिछले वर्षों की तुलना में अभी के वर्ष की जनसंख्या जो है उसको घटा दें। ठीक है, अभी के वर्ष की जनसंख्या से पिछले वर्षों की जनसंख्या को घटा दें तो हमें निरपेक्ष वृद्धि पता चल जाती है कि इतनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब अपन वार्षिक वृद्धि की बात करें वार्षिक वृद्धि की बात करें यानी कि हर साल कितनी वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या की वृद्धि दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है क्या, वार्षिक वृद्धि। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है कि इस वर्ष इतने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, अगले वर्ष इतना प्रतिशत बढ़ी, अगले वर्ष इतने प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, तो वार्षिक वृद्धि को किस में मापते हैं, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में मापते हैं। जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है, अगर प्रतिवर्ष मान लो 2% वृद्धि हो रही है तो उसका अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। भाई 2% जनसंख्या बढ़ रही है तो जैसे मान लो कि पहले 100 थी, अब दो बढ़ रही है, भाई 2 बढ़ रही है मतलब कि 102 हो गई। यानी कि प्रति 100 व्यक्तियों पर कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं, 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ, अगर प्रति वर्ष 2% जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो यानी कि प्रति 100 पर 2 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी, ये हो गई अपनी वार्षिक वृद्धि दर हो गई, यानी कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। चलो भाई, चलिए, तो भारत की जो आबादी है 1951 में जहां 3610 लाख थी, वहीं 2011 में बढ़कर 121 करोड़ लाख हो गई है। 1981 की बात करें तो 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। वृद्धि दर तो धीरे धीरे कम हो रही थी, यानी कि हर साल उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हो रही थी जितनी पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी बढ़ते बढ़ते आज भारत की जनसंख्या जो है अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गई है। भारत की स्वयं की वृद्धि दर तो 1981 से धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में कम नहीं थी। तो 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी और इस दौरान जन्म दर में जो है तेजी से कमी आई। भाई कम कैसे होगी जनसंख्या, जब जन्म दर कम होगी यानी कि बच्चे कम पैदा होंगे। भारत की आबादी बहुत अधिक है, इसलिए जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है। आगे बात करें तो जनसंख्या की इस वृद्धि दर पर 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए
चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन 2045 तो अभी बहुत दूर है, 2045 अभी बहुत दूर है। 2023 में ही जो है भारत ने चीन की जनसंख्या को पीछे पछाड़ दिया और 140 करोड़ जनसंख्या के साथ जो है भारत की आबादी सबसे पहले नंबर पर विश्व में पहुंच चुकी है। आगे देखें भाई भारत की कुल जनसंख्या की अब अपन बात करें 1901 से 2011 तक, ठीक है। इस मैप को बहुत अच्छे से समझना। तो ये जो जनसंख्या है वो कुछ लाखों में दी गई है और यहाँ पे जनसंख्या के वर्ष दिए हुए हैं 1901, 1911, 1921 से लेके 2011 तक के वर्ष दिए हुए हैं। इस चार्ट के जरिए अपन को पता लगने वाला है कि किस रेशियो में जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई अपन को दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करें तो 1901 में जो है 1901 में जहां 238.40 जनसंख्या हुआ करती थी, वहीं 1911 में 252.09, 1921 में भाई घट गई है। 1921 में हमें जनसंख्या घटती हुई नजर आ रही है और 252.09 से 251.32 हो गई। भाई इसको जो है 1911 को जो है जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है। किसे? 1921 को जो है जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा जाता है, जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। भाई जनसंख्या विभाजक वर्ष 1921 को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1901 की बात करें, 11 की बात करें, जनसंख्या बढ़ रही है और उसके बाद 1931 की बात करें तो भी जनसंख्या बढ़ रही है और 1931 से लगातार अब तक जनसंख्या में वृद्धि ही नजर आई है, 1 भी % की कमी नजर नहीं आई है। लेकिन 1921 में जो है हमें जनसंख्या कम होती हुई नजर आई है, इसलिए 1921 को जो है जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब भी 1921 में ही क्यों जनसंख्या कम होती हुई नजर आती है, आगे के वर्षों में क्यों नहीं आती है? तो 1921 में जनसंख्या इसलिए कम होती हुई नजर आती है क्योंकि उस समय जो है प्लेग नामक महामारी फैली थी जिससे कई संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी और विश्व युद्ध भी हुआ था। तो विश्व युद्ध में जिन लोगों ने भाग लिया था उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध, प्लेग और इन्हीं के चलते महामंदी का दौर आया था, प्लेग जैसी महामारी, और दूसरी चीज विश्व युद्ध के चलते पूरे विश्व में महामंदी का दौर था। तो भारत में भी महामंदी का दौर था और महामंदी के दौर के चलते भूखमरी से भी लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए जो है 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष की जो है संज्ञा दी गई है। आगे देखें, यहाँ पे जो ग्राफ है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है अपन को, यहाँ तक जो है बढ़ता ही नजर आ रहा है और आगे भी बढ़ता भी जाएगा, बढ़ना ही है आगे, जनसंख्या को कम नहीं होना है। तो भारत की कुल जनसंख्या 1921 से 2011 तक की प्रति 10 साल में जो है जनसंख्या बढ़ती है जिस तरीके से, तो 1901 से 2011 तक की जनसंख्या का ग्राफ आपको सामने दिख रहा है जिसमें हमें प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में वृद्धि ही नजर आती है सिवाय 1921 के। इसीलिए 19 को जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है भाई? सबसे पहले बात करें तो जन्म दर की। जन्म दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित व्यक्तियों का जन्म होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं उसे कहा जाता है जन्म दर। और भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होने का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कारक कौन सा है? वो है जन्म दर है। दूसरी बात करें मृत्यु दर की, जनसंख्या में वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया में दूसरा फैक्ट है अपना मृत्यु दर। मृत्यु दर किसे कहा जाता है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को जो है मृत्यु दर कहा जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उसे कहा जाता है क्या? मृत्यु दर कहा जाता है। लेकिन मृत्यु दर जो है जन्म दर से हमेशा कम ही रही है और जन्म दर मृत्यु दर से हमेशा अधिक रही है, इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। अगली बात करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, प्रवास।
भाई प्रवास क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो प्रवास ये होता है कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास कई कारणों से हो सकता है। क्यों जाएगा भाई कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह? शिक्षा के लिए, यानी कि जहां वो निवास करता है वहां पे शिक्षा के अच्छे साधन उपलब्ध ना होने की वजह से शिक्षा के लिए प्रवास हो सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रवास हो सकता है। रोजगार के लिए प्रवास हो सकता है। तो ये सारे प्रवास के कारण होते हैं। तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक तथा अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। प्रवास आंतरिक भी हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। आंतरिक का क्या मतलब है? आंतरिक प्रवास का मतलब ये होता है कि जब एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह प्रवास हो, उसे कहा जाएगा आंतरिक प्रवास। और अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसे कहा जाएगा? जब एक देश से दूसरे देश की तरफ प्रवास हो तो उसे कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवास के नाम से जाना जाएगा। तो प्रवास जो है आंतरिक भी हो सकता है, यानी कि देश के अंदर भी हो सकता है, और देश के बाहर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल भी हो सकता है। भारत में अधिकतर प्रवास गांव से शहर की तरफ होता है। बिल्कुल, भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर प्रवास जो है गांव से शहर की तरफ होता है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के उचित साधन उपलब्ध ना होने की वजह से ग्रामीण जनसंख्या जो है शहरों की तरफ प्रस्थान करती है। ठीक है, क्योंकि शहरों में बेहतर रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य इन लोगों को आकर्षित करते हैं। भारत में प्रवास के कारण जो है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्या बात कही गई है कि भारत में प्रवास के कारण जो है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत में अधिकतर प्रवास गांवों से शहरों या नगरों की तरफ ही होता है। जब नगरों में जाके ज्यादा जनसंख्या रहेगी तो नगरीय जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गए भाई जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण फैक्टर, जिसमें से एक है जन्म दर, एक है मृत्यु दर और तीसरा है अपना प्रवास। अब देखें, भारत में अधिकतर ग्रामीण जो है, भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक, ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक पुश फैक्टर प्रभावी होते हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव या पुल फैक्टर जो है रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। भाई 2 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी बातें कही गई? भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण प्रभाव या पुश इफेक्ट जो है, पुश फैक्टर जो है पहली बात कही गई है अपकर्षण की, यानी कि पुश। तो भाई अपकर्षण क्या होता है? गांव से शहरों की तरफ लोग जा रहे हैं, गांव में अपकर्षण जो है वो है प्रभावी है, यानी कि गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, पुश हो रहे हैं, धक्का मारा जा रहा है एक तरीके से। किन कारणों से? कि वहां पे शिक्षा अच्छी नहीं है, रोजगार अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं है। तो गांव में पुश फैक्टर यानी कि अपकर्षण प्रभाव जो है वो कारगर होता है, जो कि प्रवास के लिए जिम्मेदार है कि गांव के लोग शहरों की तरफ जाओ। और दूसरी तरफ बात करें अभिकर्षण यानी कि पुल फैक्टर की बात करें, जो कि शहरों में प्रभावी है। अभिकर्षण, भाई शहर गांव को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं? शहर ग्रामीण जनसंख्या को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं। तो शहर जो है ग्रामीण व्यक्तियों की अपनी तरफ खींचता है, पुल यानी कि खींचना। ठीक है, अब आगे बात समझ में कि किस तरीके से अपकर्षण फैक्टर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी होता है, और किस तरीके से अभिकर्षण यानी कि पुल फैक्टर जो है वो शहरी क्षेत्रों में प्रभावी होता है। अब देखें तो जो पुल फैक्टर है, अपकर्षण फैक्टर है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है, क्योंकि वहां पे गरीबी है और बेरोजगारी है, इसी वजह से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, शहरों की तरफ पुश हो रहे हैं। और दूसरी बात करें कि नगर का अभिकर्षण यानी कि पुल फैक्टर जो है रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन को दर्शाता है। भाई शहरों, गांव से शहरों की तरफ जनता क्यों खिंच रही है? पुल यानी कि खींचना अभिकर्षण फैक्टर जो है क्यों खिंच रही है ग्रामीण जनसंख्या शहरों की तरफ? क्योंकि शहरों में जो है रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को जीने की सुविधाएं वहां पे मौजूद हैं। अब भाई प्रवास का क्या प्रभाव होता है?
ठीक है। प्रवास अपन ने देखा, क्या होता है प्रवास भाई, जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में निवास करने के लिए जाते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी हो सकता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का अपकर्षण फैक्टर काम करता है, वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रवास का अभिकर्षण यानी कि पुल फैक्टर जो है काम करता है। अब उस प्रवास का क्या प्रभाव है इस बारे में और जान लेते हैं। तो जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है, बिल्कुल। जब गांव से शहरों की तरफ जनसंख्या जाएगी तो गांव में जनसंख्या कम होगी और शहरों में जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये क्या है, जनसंख्या के आकार को प्रभावित करना। जनसंख्या का आकार परिवर्तित हो रहा है, गांव में कम हो रही है जनसंख्या, नगरीय क्षेत्रों में बढ़ रही है। अब देखें दूसरी बात करें प्रवास के प्रभाव की, तो उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से, उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से, एज और जेंडर के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। अब जैसे कि शिक्षा की बात करें तो अगर शिक्षा के लिए कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए गांव से शहर जाता है तो भाई शिक्षा एक विशेष आयु वर्ग के व्यक्ति ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अपने ग्रेजुएशन के लिए जा रहा हो, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए शहर की तरफ जा रहा हो कॉलेज के लिए, तो भाई 17-18 वर्ष से लेके उसके आगे की आयु तक के बच्चे ही जाएंगे, ठीक है। तो जो 17 से 21-22 तक की आयु के जो बच्चे हैं वो अब गांव में कम दिखाई देंगे, शहरों में उस उम्र के बच्चों की जनसंख्या जो है बढ़ जाएगी। लिंग यानी कि जेंडर फैक्टर की अपन बात करें तो भाई किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या महिलाओं की या पुरुष की निवास कर रही है। दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष, ठीक है। तो भाई किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ किस जेंडर के व्यक्ति ज्यादा प्रवास करते हैं, जिससे वहां महिलाओं की संख्या घटती है या बढ़ती है, या फिर पुरुषों की संख्या घटती और बढ़ती है। तो क्या बात होगी, उम्र एवं लिंग यानी कि एज और जेंडर के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है प्रवास। तो ये बात हो गई ओवरऑल प्रवास की। प्रवास क्या होता है, ठीक है, दो तरीके का होता है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय होता है। अपकर्षण और अभिकर्षण फैक्टर क्या होता है, या अपकर्षण या अभिकर्षण प्रभाव क्या होता है, प्रवास का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ये बातें होंगी। अब देखें भाई अब बात करें हम जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया में आयु संरचना की। तो किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। आयु संरचना क्या बताती है, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बतलाता है। बच्चे, ठीक है, बच्चे, अब आयु संरचना में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, बच्चे, वयस्क, वृद्धों की संख्या, बच्चे, वयस्क, वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। बच्चों की उम्र अलग होती है, वयस्क की अलग होती है, वृद्ध की अलग होती है। संख्या और प्रतिशत में किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतया 3 वर्गों में बांटा जाता है। बच्चे जैसे कि 15 वर्ष से कम, वयस्क 15 से 59, ठीक है, और उसके बाद वृद्ध जो है 59 के बाद वाले व्यक्ति, 59 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति। तो ये हो गई क्या भाई, ये हो गई अपनी आयु संरचना। अब बच्चों की अपन बात करें तो सामान्यतया 15 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। अब बच्चे भी आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं, बच्चे कमाते नहीं, उनका काम है पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना, सोना, पीना, बस, ठीक है। तो ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं और इनकी जो आवश्यकताएं हैं जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य या शिक्षा संबंधी जितनी भी आवश्यकता है, तो ये सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है किनको, बच्चों को। और भारत की कुल आबादी में भाई 34.4% जो है कौन है, बच्चे हैं। तो ये बात हो गई बच्चे की आयु संरचना में, जो कि सामान्यतः 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कहलाते हैं। वयस्क की बात करें, अब वयस्क की बात करें तो 15 से 59 वर्ष, 15 to 59,
ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील भी होते हैं। ठीक है, पैसा भी कमा सकते हैं और जैविक रूप से प्रजननशील यानी कि इनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता भी होती है। यह जनसंख्या का एक कार्यशील वर्ग है, यानी कि ये वर्ग जो है काम करता है, आर्थिक काम करता है और भी दूसरे कई सारे काम करता है। कुल आबादी का 58.7% जो है वयस्क वर्ग है। ठीक है, 34.4% बच्चे हैं, 58.7% वयस्क वर्ग है और वृद्धों की अपन बात करें तो 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वृद्ध की कैटेगरी में आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील भी हो सकते हैं और अवकाश प्राप्त भी हो सकते हैं। 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो हैं पैसा भी कमा सकते हैं या फिर अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, अगर इनकी मर्जी है काम करने की तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है, यानी कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है और विभिन्न पदों पर लोगों को नियुक्त किया जाना हो तो 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को जो है नियुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो इनकी रिटायर होने की उम्र आ चुकी है। भाई तुमने काम कर लिया, अब भाई दूसरे व्यक्ति काम करेंगे जिनकी काम करने की आयु है। तो कुल आबादी का 6.9% जो है वृद्ध वर्ग है। तो ये हो गई अपनी पूरी बात किसकी, आयु संरचना की। अब हम बात करें लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो की। लिंग अनुपात यानी कि जेंडर रेशियो की, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात या जेंडर रेशियो कहा जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है जेंडर रेशियो, लिंग अनुपात। ठीक है, अब देखें क्या महत्व है भाई इसका। तो यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। क्या है, यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है कि प्रति 1000 पुरुषों पर अगर इतनी महिलाएं हैं तो समाज में कितनी समानता व्याप्त है। अब देखें 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारतीयों के लिए कुल लिंग अनुपात जो है 943 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं सन 2011 की जनगणना के अनुसार। केरल में सबसे अधिक और सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें, यानी कि सबसे ज्यादा जेंडर रेशियो कहां पे है, तो केरल में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। केरल में जो है 1000 से भी अधिक जो है महिलाएं हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केरल में ज्यादा है, और जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 से कई कम, 1000 से भी कम जो है हरियाणा में महिलाएं हैं। और सबसे कम कहाँ पे है भाई, हरियाणा में लिंगानुपात जो है सबसे कम है। ठीक है, चलो भाई आगे की बात करें। इतनी बातें क्लियर हो गई, एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो है लिंग अनुपात या जेंडर रेशियो कहा जाता है। और इसका क्या महत्व है कि लिंग अनुपात या जेंडर रेशियो से समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच कितनी समानता है, ये बात हमें पता चलती है। और सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों के लिए कुल लिंगानुपात या जेंडर रेशियो की बात करें तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं हैं। और उसके बाद हम सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे ज्यादा जेंडर रेशियो की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा जेंडर रेशियो है, वहां पे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और हरियाणा की बात करें तो सबसे कम जेंडर रेशियो जो है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, हरियाणा का है, जहां की प्रति 1000 पुरुषों पर कम महिलाएं हैं। चलो भाई अब देखें साक्षरता दर की, अब अपन बात करें साक्षरता दर। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति, 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति साक्षर किसे कहा जाता है, पहले ये समझने की कोशिश करना कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष, कितनी, जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है,
उसे किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। साक्षर किसे कहा जाता है? 2001 की जनगणना के अनुसार यह तय किया गया कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख भी सकता है, समझ भी सकता है, लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, तो उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। अगर साक्षरता स्तर में कमी आती है, साक्षरता स्तर में कमी आती है, तो साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा होती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है, एक जो शिक्षित व्यक्ति होता है, वो और अधिक अच्छे तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता है, धन कमाने की अच्छी क्षमता रखता है। अब बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर, 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? 64.84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 75.26 और महिलाओं की साक्षरता 53.67% है। ये बात हो गई भाई साक्षरता की। अब देखें 2001 की बात हुई थी वो साक्षरता की, तो भारत की साक्षरता के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है भाई। अब सुधार हमें कैसे पता चलेगा? जब देश की अगली जनगणना होगी। तो 2001 की जनगणना के आंकड़े जाने की इतनी साक्षरता थी, अब 2011 की जनगणना के आंकड़े आए, तब हमें पता लगा कि साक्षरता स्तर इतना बढ़ चुका है, यानी कि साक्षरता के स्तर में लगातार भारत में सुधार हो रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, कब? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश की साक्षरता दर कितनी हो गई है भाई? 74.08% हो गई है। कितनी हो गई है? 74.08%। कब की? 2011 की जनगणना के अनुसार। ये फैक्ट जो है आपको एकदम घोर के रट लेना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.08% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% है। कितनी है पुरुषों की? 82.14% है। और महिलाओं की कितनी है? 65.46% है महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के आंकड़े आपको याद रखने ही हैं। अब भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है भाई? भारत में सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति, भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है कौन सा है? केरल है, जहां 93.9% साक्षरता दर है केरल में। दूसरी बात करें कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो है भाई बिहार, 63.82%। बिहार में यानी कि 63.82% व्यक्ति साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे माने जाते हैं। इतनी बातें क्लियर कि भारत की साक्षरता के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है, जो कि हमें 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि 2001 की तुलना में 2011 की साक्षरता के जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी प्रकार 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर जो है 74.08% है, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की जो है 65.46% है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है, जिसकी कितनी साक्षरता है? 93.9% है। और भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जिसकी साक्षरता 63.82% है। क्लियर? ये हो गए वही अपने साक्षरता के आंकड़े। अब व्यावसायिक संरचना की बात करें, जनसंख्या में व्यावसायिक संरचना की बात करें तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। व्यावसायिक संरचना किसे कहा जाता है? कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को, यानी कि कितनी जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि व्यवसायों को, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। व्यवसायों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि कृषि, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखें
प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, व्यावसायिक संरचना में प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन और खनन क्रियाएं जो है वो किस में आती हैं? वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करें कि अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र या व्यावसायिक संरचना में दूसरा क्षेत्र कौन सा होता है? तो इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य जो हैं अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? परिवहन, ठीक है, यानी कि यातायात के साधन, आवागमन के साधन, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, वाणिज्य यानी कि बिजनेस, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और सेवाएं यानी कि सर्विसेज जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। तो ये बात हो गई व्यावसायिक संरचना की कि भारतीय जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना जो है 3 क्षेत्रों पर आधारित है। ठीक है, अब देखें भाई, अगली बात देखें कि विकसित देशों में, विकसित देश कौन से देश? ऐसे देश जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर चुके हैं और विकास की अंतिम अवस्था तक पहुंच चुके हैं, उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। तो विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीय क्रियाकलापों में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। यानी कि जो विकसित देश होते हैं वहां पे अर्थव्यवस्था के जो 2 क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक और तृतीयक, 3 में से जो 2 क्षेत्र हैं, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। जबकि विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देश किसे कहते हैं? ऐसे देश जो अपने संसाधनों का अभी पूर्ण रूप से उपयोग करना नहीं सीख पाए हैं और अभी विकास की अवस्था में ही है, यानी कि अभी विकासशील ही है। ठीक है, जबकि विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में यानी कि कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन क्षेत्र में ही ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं। तो विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का अनुपात अधिक होता है। तो ये बात हो गई अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की। इस तरीके से हमने भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को जाना। भारत में कुल जनसंख्या का 64%, कितना? भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग जो है केवल कृषि कार्य करता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 और 20 है। यानी कि भारत विकासशील देश है और प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या कार्यरत है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कम कार्यरत है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, भाई जहां शहर है वहां पे उद्योग है और उद्योग है तो जनसंख्या वहां जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन जो है हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का पता लगता है और साथ ही साथ व्यावसायिक संरचना का भी हमें पता लगता है। चलिए चलते हैं अब आगे। चलिए तो अब जानेंगे हम स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल है। अगर जनसंख्या स्वस्थ है, व्यक्ति स्वस्थ है, कोई भी व्यक्ति हो स्वस्थ है, तभी वो काम कर पाएगा। तो स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक प्रमुख घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विकास की प्रक्रिया को कैसे? एक स्वस्थ जनसंख्या, एक स्वस्थ व्यक्ति ही काम कर सकता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति काम नहीं करेगा, उसका स्वयं का विकास कैसे होगा और देश के विकास में कैसे अपना योगदान देगा। तो भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में जो है महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलता है। किस तरीके से देखने को मिलता है? स्वास्थ्य में कि भारत की जनसंख्या का स्वास्थ्य का जो स्तर है वो किस तरीके से अच्छा देखने को मिलता है। तो मृत्यु दर की बात करें भाई, मृत्यु दर की बात करें तो जो 1951 में प्रति 1000 25 थी, यानी कि 1951 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 25 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी, 2001 में घटकर, वही 2001 में घटकर प्रति 1000 में कितनी हो गई भाई? प्रति 1000 में 8.1 जो है वो रह गई। क्या बात है ये?
भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार की बात है कि मृत्यु दर जहां 1951 में 1000 में से 25 व्यक्ति मर जाते थे, वहीं 2001 की बात करें तो वही 1000 में से 8.1 मृत्यु दर रह गई। औसत आयु की बात करें औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, 1951 की बात करें तो 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष हो गई। यानी कि औसतन व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति की एवरेज आयु, औसत आयु या एवरेज एज जो है वो 64.6 वर्ष हो गई। ये आंकड़े अपन को क्या दिखाते हैं? ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है। जी हाँ, अब भारत के स्वास्थ्य स्तर में निरंतर सुधार होगा तो वो किसको दिखाएगा? विकास प्रक्रिया को। और जहां भाई स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो रहा है, मृत्यु दर कम हो रही है, औसत आयु बढ़ रही है, तो भाई किस वजह से हो रहा है भाई? कि जो भारत देश है, भारत देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और विकास किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और विस्तार के चलते ही भारत में मृत्यु दर हमें कम देखने को मिलती है। यानी कि व्यक्ति स्वस्थ रहता है, गंभीर बीमारियों के इलाज भी अब उपलब्ध हैं कि गंभीर बीमारी जो कि पहले लाइलाज हुआ करती थी और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, अब उन सारी बीमारियों के जो इलाज हैं वो उपलब्ध हैं। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति को जो है उससे निजात पा जाता है और एक अच्छी उम्र भी पा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या दर्शाती कि स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते व्यक्तियों में मृत्यु दर भी अब हमें कम होती हुई नजर आ रही है। और औसत आयु जो 1951 में मात्र 36.7 वर्ष थी और अब 2001 में बढ़कर कितनी हो गई है? 64.6 वर्ष हो गई है। चलिए, स्वास्थ्य स्तर में सुधार के क्या कारण है भाई? स्वास्थ्य स्तर में सुधार के क्या कारण है? जन स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है। अब जो स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो रहा है, मृत्यु दर कम हो रही है, औसत आयु बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या है? कि जन स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। एक बात, संक्रमण बीमारियों से बचाव, कॉन्टेजियस डिसीज जो होती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, उनसे बचाव। जैसे कि अभी अपन ने हाल ही में कोरोना महामारी का सामना अपनी जनरेशन ने किया, सभी ने किया, अपन ने साक्षात उसका प्रमाण देखा। तो संक्रमण बीमारियों से बचाव, जो कि कोरोना भी एक कॉन्टेजियस डिसीज ही थी, यानी कि संक्रमण बीमारी ही थी। एक दूसरे के संपर्क में आने पर बीमारी कितनी तेजी से फैलती थी और कई लोगों की मृत्यु का अपन ने साक्षात देखा, ये हादसा जो हुआ है, ठीक है। तो उससे भी जो है अब निजात पा ली गई है। कैसे? वैक्सीन बन गई, सभी को कोरोना की वैक्सीन लग गई, तो अब उस बीमारी का संक्रमण जो है ज्यादा नहीं फैल पाया, ठीक है। वर्तमान में उसके बचाव के कई सारे उपाय हमें सामने को देखने को मिलते हैं। तो वही तो है ये कि संक्रमण बीमारियों से बचाव के चलते व्यक्तियों के सुधार के स्तर में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हमें देखने को मिलता है। अब देखें, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। आधुनिक तकनीकें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एंटर कर चुकी हैं, जिससे रोगों का इलाज जो है आसान हो गया है और लाइलाज बीमारियों के इलाज भी अब संभव हो गए हैं और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और औसत आयु में वृद्धि की जा सकती है। मृत्यु दर में कमी आ रही है, ठीक है, यानी कि औसत आयु भी बढ़ रही है, व्यक्ति ज्यादा जी पा रहा है। अब देखें भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। भाई क्यों है? क्योंकि प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत जो है, प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है। जैसा कि मैंने आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि स्वास्थ्य का स्तर चिंता का एक मुख्य विषय है, क्योंकि प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलनी चाहिए, उतनी कैलोरी व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है, उतनी कैलोरी का भोजन जो है व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा, तो भाई स्वास्थ्य का स्तर तो गिरेगा ही,
ठीक है। और हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित होगा। कुपोषण, कुपोषण क्या होता है भाई? कुपोषण वो स्थिति है जब व्यक्ति को भोज्य पदार्थों में, अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले और पोषण युक्त भोजन ना मिले, यानी कि आवश्यकता से कम, भूख से कम भोजन मिले और वो भोजन भी पोषण युक्त ना हो, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, इन सब की मात्रा जो है बहुत ही कम हो या ना ही हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? कुपोषण कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत जो है अनुशंसित स्तर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम मिल रही है लोगों को, और शहरी क्षेत्र के लोगों को 2100 कैलोरी से कम मिल रही है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों है और शहरी क्षेत्रों में कम कैलोरी युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं सब मेहनत के काम होते हैं। वहां के लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ज्यादा मेहनत करने के लिए ज्यादा ऊर्जा यानी कि ज्यादा भोजन। और शहरी क्षेत्रों में मेहनत के काम उतने नहीं होते हैं, उतना ज्यादा अधिक परिश्रम नहीं होता है। ठीक है। तो क्या होगा भाई? शहरों के लोगों के लिए यानी कम मेहनत का काम, कम कैलोरी यानी कि कम भोजन। ठीक है। तो ये हो गई बात कि प्रति व्यक्ति कैलोरी खपत जो है अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या के एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है, इसलिए स्वास्थ्य का स्तर भारत के लिए एक चिंता का विषय है। अगली बात करें तो शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को ही उपलब्ध हैं। क्या बात कही गई है कि शुद्ध पीने का पानी जो है तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं जो है ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को ही उपलब्ध है। जब ग्रामीण जनसंख्या के सिर्फ 1/3 लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा, और मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं जो भी हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो क्या होगा भाई? स्वास्थ्य का स्तर तो चिंता का विषय होगा ही। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब देखें किशोर जनसंख्या की। अब हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया में किशोर जनसंख्या की बात करें तो किशोर किसे कहा जाता है भाई? किशोर जनसंख्या का पैमाना किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग के बीच मापा जाता है? किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्ति होते हैं। कितने? किशोर जो होते हैं 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति होते हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या का जो है 5वां भाग है। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। इसका मतलब ये है कि 100% में से 20% जनसंख्या किसकी है? किशोर वर्ग की है। और किशोर वर्ग किस आयु वर्ग के व्यक्ति होते हैं? 10 से 19 वर्ष के। ठीक है, यानी कि 100 में से 20 व्यक्ति किशोर हैं, 10 से 19 वर्ग के व्यक्ति। किशोर जनसंख्या जो है भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। क्या बात कही गई है यहाँ पे? जो किशोर जनसंख्या है वो भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, क्योंकि इनकी आयु अभी कितनी है? 10 से 19। यही जाके भारत के आगे युवा वर्ग में आएंगे। ठीक है, यानी कि कार्यशील जनसंख्या में ये आएंगे, तो इसीलिए इन्हें भविष्य के महत्वपूर्ण मानव संसाधन कहा गया है। भाई मानव संसाधन में क्या क्या शामिल होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इस जनसंख्या का शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा है तो ये भविष्य के एक अच्छे संसाधन, अच्छे मानव संसाधन के रूप में साबित हो सकते हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। क्या बात कही गई? किशोरों के लिए जो 10 से 19 वर्ष के व्यक्ति हैं उनके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं जो है, पोषक तत्वों की अवस्थाएं जो है बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व जो है अपर्याप्त होते हैं। भारत के किशोर वर्ग के जो बच्चे हैं 10 से 19, उनको भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और बहुत सी किशोर बालिकाएं जो हैं रक्तहीनता यानी कि एनीमिया से पीड़ित होती हैं। रक्तहीनता को क्या कहा जाता है? एनीमिया, यानी कि खून की कमी से पीड़ित होती हैं। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा
किशोर बालिकाओं में इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अगर शिक्षा का प्रसार किया जाए, उनको हर एक चीज की शिक्षा दी जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान ही ना दिया जाए, उनके जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनसे संबंधित उन्हें नॉलेज भी दिया जाए, बालिकाओं के लिए भी बालकों के लिए भी, तो शिक्षा के प्रसार से और इसमें सुधार के द्वारा किशोर बालिकाओं में जो एनीमिया यानी कि रक्तहीनता होती है, खून की कमी होती है, तो उन समस्याओं के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और ये समस्या भी दूर की जा सकती है। ठीक है। किशोर जनसंख्या के बाद अपन आते हैं आज के एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पे भाई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। जी हाँ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित करने, क्या बात कही, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार लाने के लिए परिवारों के आकार को सीमित रखा जाए। ठीक है, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार लाने के लिए भारतीय सरकार ने 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था भाई? परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 में आया था। बहुत अच्छे से ध्यान देना, परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था? 1952 में आया था। भाई क्यों आया था? परिवारों के आकार को सीमित करना यानी कि जनसंख्या को कम करना। ठीक है, हमारे दो को कंसेप्ट को अपना कर जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में आया था, परिवारों के आकार को सीमित रखकर व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करने के लिए। परिवार छोटा हो, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो, व्यक्ति का परिवार का कल्याण हो, इसीलिए 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। किसके लिए? जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की बात करें, भाई सरकार द्वारा जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बात हो रही है। अब इतनी सारी बातें पढ़ी अपन ने जनसंख्या के बारे में कि किस किस तरीके से हर वर्ष जो है 1901 से लेके अपन ने 2011 तक के आंकड़े देखे तो प्रत्येक वर्ष हमें जनसंख्या में निरंतर वृद्धि दिखाई दी, सिर्फ 1921 को छोड़ के। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि भारत का क्षेत्रफल उतना ही है, संसाधन उतने ही हैं, रोजगार के साधन उतने ही हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है। बाकी चीजें स्थिर है लेकिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण ये सब संसाधन कर पाएंगे? नहीं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम और सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। यानी कि 1952 में पहला प्रयास शुरू किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम का और उसके बाद जो है 1952 के कई वर्षों बाद, लगभग 48 वर्ष बाद जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई। चलो भाई अब देखें आगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य क्या देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। पहला उद्देश्य क्या है कि जो भी बच्चे 14 वर्ष और उससे कम आयु के हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, फ्री शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद शिशु मृत्यु दर यानी कि प्रति 1000 में से मरने वाले बच्चों की संख्या, तो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 कम किया जाए। ठीक है, 30 से कम करना यानी कि धीरे धीरे जो है 30 से कम हो। व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण का कार्यक्रम किया जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म से लेकर कुछ वर्षों तक उसको विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं और वो टीके उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, भविष्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा दिलाने के लिए वो टीके लगाए जाते हैं। तो भाई शिशु मृत्यु दर को कैसे रोका जाएगा? भाई इन्हीं टीकों के माध्यम से। ठीक है,
तो व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार है ये। उसके बाद लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि बाल विवाह को रोकना पहली बात, और दूसरी बात कम एज में शादी ना करना। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि लड़की जो है समझदार हो जाए, पढ़ लिख जाए, खुद के पैरों पर खड़ी हो जाए, आगे जो है किस तरीके से उसको जीवन यापन करना है, और जनसंख्या में वृद्धि भी ना हो। अगर कम उम्र में किसी की शादी हो जाती है तो बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। तो लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना किसका उद्देश्य था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य था। आगे देखें तो परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो 1952 में आया था, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का यह उद्देश्य था कि 1952 में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था उसको एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना है। ठीक है, ये बातें हो गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 कम करना, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, और परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। तो ये हो गए अपने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर यानी कि 10 से 19 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या। ठीक है, अब देखें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों को, यानी कि किशोर बालक और किशोरी यानी कि बालिकाएं, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों ध्यान देने की आवश्यकता है भाई? 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों पर, क्योंकि यही जो है भविष्य के संसाधन है, यही जो है भविष्य के मानव संसाधन है, यही देश का भविष्य है। और पौषणिक आवश्यकताएं यानी कि व्यक्ति के पोषण से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं, तो पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण ध्यान देने योग्य बात है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो किशोरियां हैं अवांछित गर्भधारण ना हो और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर और किशोरियों की संरक्षा या सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया जाए, ताकि 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के जितने भी व्यक्ति हैं, किशोर और किशोरियां हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हैं, उनकी हर तरीके से सुरक्षा करना, उन्हें जो है अवांछित गर्भधारण ना हो और यौन संबंधों से प्रसारित होने वाली बीमारियों से भी उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, तो क्या बात कही गई और इसके लिए कौन सा प्रयास किया गया था? इसके लिए भाई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में एक उद्देश्य जोड़ा गया था कि लड़कियों के लिए एक उम्र के बाद ही उनकी शादी हो, यानी कि कम उम्र में विवाह ना हो, बाल विवाह ना हो। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई कि पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त, यानी कि पोषण में तो उनका ध्यान देना ही है, उनको जो है शक्तिशाली तो बनाना ही है, मजबूत बनाना ही है, कुपोषण को फैलने नहीं देना है, साथ ही साथ अन्य चीजों को भी सुधारना है। तो ये बात हो गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोरों के लिए, यानी कि 10 से 19 वर्ग के व्यक्ति जो हैं उनकी सुरक्षा कैसे करी जाए। ठीक है, किशोरों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या थे? अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और किशोर की अपन बात कर रहे हैं, तो किशोरों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला, देर से विवाह हो, यानी कि बाल विवाह न हो, एक तय उम्र के बाद ही 21 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह हो, और देर से विवाह हो और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। ठीक है, किसके लिए है भाई? किशोर वर्ग के लिए है कि देर से विवाह हो और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना। दूसरी बात देखें, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना, उन्हें इस तरीके की एजुकेशन देना कि भाई असुरक्षित यौन संबंध हैं उनसे वो निजात पा सकें, उस चीज की चपेट में ना आ पाए। उसके बाद देखें, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना ताकि अवांछित गर्भधारण जैसी समस्या उत्पन्न ना हो। उसके बाद देखें,
खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना, यानी कि उनके पोषण पर ध्यान देना। किशोर वर्ग जो 10 से 19 आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ताकि वो जनसंख्या जो है एक स्वस्थ जनसंख्या बनी रहे और भविष्य में देश के काम आ सके। ठीक है। उसके बाद देखें, बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। जितने भी कानून बाल विवाह को रोकने के लिए बनाए गए हैं उनको सुदृढ़ यानी कि मजबूती प्रदान करना। तो ये सारी बातें हो गई किस बारे में कि किशोरों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, कौन कौन से उद्देश्य थे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में किशोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए। ठीक है। तो ये सारी बातें जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में किशोरों के लिए कही गई थी। और आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। जनसंख्या भूगोल का चैप्टर 6 क्लास 9 ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो है जिसका नाम है क्या, जनसंख्या, वो यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा भाई, जनगणना, जनसंख्या क्या होती है, जनगणना क्या होती है, जनगणना का वितरण क्या होता है। ठीक है। जिसमें अपन ने देखा कि भारत के इतने क्षेत्रफल पर इतनी जनसंख्या निवास करती है, भारत की जनसंख्या जो है अन्य देशों के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत है, भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया को जाना कि 1901 से लेकर 2011 तक किस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हुई। उसी बीच में 1921 में एक वर्ष आया था जो जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता था, जिसमें जनसंख्या हमें थोड़ी सी घटती हुई दिखी। और उसके अलावा जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में जाना, जिसमें हमने आयु संरचना, साक्षरता, लिंगानुपात यानी कि जेंडर रेशियो, स्वास्थ्य, शिक्षा, कई सारी चीजों के बारे में जाना। उसके बाद हमने जाना कि सरकार ने कौन कौन से प्रयास करे हैं जनसंख्या में कमी लाने के लिए। उसमें हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 को जाना, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्या उद्देश्य लाए गए हैं उसके बारे में जाना। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके सामने मैं लेके आई हूँ, और इस चैप्टर को जो है मैंने 2 से 3 पार्ट में पढ़ाया है। ठीक है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं। और आज जो इसका अंतिम पड़ाव आता है वन शॉट रिवीजन का, वो भी आपके लिए कराया है, और इसका क्विक रिवीजन भी बहुत जल्दी आने वाला है। क्विक रिवीजन यानी कि 15 मिनट वाला क्विक रिवीजन भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहाँ मिलने वाली हैं, सबसे नीचे तो भाई जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ ये चैप्टर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा ये सब, एप्लीकेशन पर भी और वेबसाइट पर भी। और अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, वहाँ से दोनों चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप देखें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम में सीबीएसई के कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। इसके अलावा 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। तीनों बोर्ड के क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज को हम कंप्लीट कराते हैं। और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीए रोल ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ। और मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।